Okay, guys, so let's start from the ordinal approach. Okay, so we have already completed cardinal approach. What is the assumption, what is the equilibrium point, and how we drive the demand curve. ठीक है, और फिर इन लोगों ने उसका क्रिटिक्स भी किया था. ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्डिनल अप्रोच. और हम लोग जानते हैं कि ऑर्डिनल अप्रोच का मतलब होता है कि हम अपने प्रेफरेंस को रैंक दे सकते हैं. ठीक है, हम उसे मीजर नहीं कर सकते हैं बल्कि रैंक दे सकते हैं. सपोज कि दो बंडल है, बंडल एक्स बंडल वाई, और मैंने आपको बोला कि विद द हेल्प ऑफ प्रेफरेंस के हेल्प से मैंने बोला कि एक्स इज प्रीफर्ड ओवर द वाई, मतलब कि मैंने एक्स बंडल को प्रीफर्ड किया. ठीक है, तो अब मैं ये एक्स बंडल को क्यों प्रीफर किया, क्योंकि मैंने ये दोनों के बीच में रैंक कर पाया कि ये ज्यादा अच्छा है मेरे लिए. ठीक है, मतलब ये फर्स्ट है, ये सेकंड है. यहाँ पे रैंक मैटर करता है इस प्रीफरेंस को डिसाइड करने के लिए, ना कि विद द हेल्प ऑफ मॉनेटरी यूनिट्स कि हम लोग इसको मेजर करें. नहीं, वो था आपके कार्डिनल में. ऑर्डिनल में क्या है कि आप अपने प्रेफरेंस को रैंक कर सकते हो, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, बेस्ट, ऑड्स. ठीक है, तो इस तरह से आप इसको रैंक दे सकते हो. और मैंने आपको बताया भी था कि कार्डिनल अप्रोच जो आप रैंक करते हो, ठीक है, आप जो रैंक जो देते हो ना, तो ये दो मेथड के थ्रू से आप जो है बेसिकली अपने प्रेफरेंस को बताते हो. सबसे पहला एक आपका इंडिफरेंस कर्व और दूसरा होता है रिबिल्ड प्रेफरेंस. हम लोग रिबिल्ड प्रेफरेंस बाद में पढ़ेंगे, अभी जो है हम लोग इंडिफरेंस कर्व को पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे. ठीक है, ओके. तो गाइस, इंडिफरेंस कर्व क्या हुआ कि हम अपने प्रेफरेंस को जब ग्राफिक, ठीक है, जब हम सपोज कि दो बंडल है, दो बंडल को जब मैं एक ग्राफिक के थ्रू जब मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, उसी को बोलते हैं आईसी, इंडिफरेंस कर्व. ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व क्या है कि डिस्क्राइब द प्रेफरेंस ग्राफिकली बाय यूजिंग अ कंस्ट्रक्शन known as your indifference curve. Okay, simple सा language. Okay, okay. So guys, अब सपोज कि ये बंडल है x और y, और ये बंडल लेट सपोज कि 15,20 है, और ये बंडल कुछ था और आपने इसको प्रीफर किया 15,20. सपोज ये बंडल आपका यहाँ पे आ रहा है, दैट इज 15,20. ठीक है, और इंडिफरेंस कर्व का ये खासियत है ना कि आपने बंडल को तो चूज किया, बट आप जो है ना, आप इस बंडल को सब्सटीट्यूट भी कर सकते हो. मतलब कि एक यहाँ से घटाओ, यहाँ पे बढ़ाओ, फिर यहाँ बढ़ाओ, एक घटाओ, तो आप यहाँ पे कंज्यूम कर सकते हो, यहाँ पे कंज्यूम कर सकते हो, यहाँ पे. तो आपकी जो यूटिलिटी है ना, ये जो बंडल उठाया, इसके यूटिलिटी सपोज कि 400 यूनिट्स आपको मिल रही, लेट सपोज 400. तो आप इस बंडल को उठाने के बाद जब आप इसको सब्सटीट्यूट करोगे ना, 2+2 - 2 - 2 + के थ्रू, ठीक है, तो आपकी यूटिलिटी जो है ना रिमेन कांस्टेंट होनी चाहिए, रिमेन सेम होनी चाहिए. यही है इंडिफरेंस कर्व की कॉन्सेप्ट. तो गाइस, पहला क्या है इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट, कि इंडिफरेंस कर्व कुछ नहीं है, बस इतना ही आपको बोलता है कि आपने कोई भी प्रेफरेंस किया है कि सपोज एक्स ओवर वाई, जब आप अपने प्रेफरेंस को ग्राफिकली दिखाते हैं तो वो क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व होता है. ठीक है, पहली बात. दूसरी बात है कि ठीक है, मैंने वो बंडल को ग्राफिकली दिखाया और मैंने जो बंडल को चूज किया, अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ एनी कांस्टेंट वैल्यू. सपोज कि 1520 था, तो मैं यहाँ से -5 किया, इधर +5 किया, ताकि आपका टोटल सेम रहना चाहिए, टोटल सेम. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि आपकी जो यूटिलिटी है ना, अब क्या होगा, सेम होगा. इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि थ्रू आउट द इंडिफरेंस कर्व जो है मेरी यूटिलिटी सेम होती है. ठीक है, तो यहीं से निकल के आता है. ठीक है, तो यही आपका इंडिफरेंस कर्व की अप्रोच है. ओके गाइस, मैंने आपको बताया था कि आप जब भी कोई थ्योरी, जब भी कोई चीज देते हैं तो उसके पीछे कुछ एजम्पशन होती है. ठीक है, सपोज कि जैसे हम लोग पिछले कार्डिनल किए थे, ठीक है, तो कार्डिनल ने जो थ्योरी दिया, फिर उसके पीछे उन्होंने कुछ एजम्पशन लिया कि हाँ ठीक है, ये एजम्पशन है, अगर ये एजम्पशन वैलिड होगी तभी ये थ्योरी जो है क्या सही होगा, अदरवाइज नहीं. अगर एक भी एजम्पशन फेल हो जाएगी तो ये थ्योरी फिर जो है वैलिड नहीं रहेगी. तो उसी तरह से इंडिफरेंस कर्व थ्योरी जब लाया गया,
तो इसके पहले कुछ एजम्पशन लिया गया कि भाई ये एजम्पशन फॉलो होनी चाहिए, तभी ये इंडिफरेंस कर्व जो है अप्रोच सही होगी। ठीक है, ओके। तो अब मैं इसके एजम्पशन को एक बार देखता हूँ, फिर हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट की तरफ। ओके गाइस, तो पहला एजम्पशन जो कि इंडिफरेंस कर्व, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व का, कि बताते हैं कि जो फर्स्ट अजम्पशन है दैट इज द रैशनैलिटी, सेम वही वाला जो कार्डिनल का था। ओके, रैशनैलिटी। और हम लोग जानते हैं कि रैशनैलिटी का मतलब क्या होता है, कि उसका मेन एम क्या होता है, कि यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना। ठीक है, मेन एम क्या होता है, कि अपने यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना विद द हेल्प ऑफ इनकम एंड प्राइसेस को देखते हुए, पहला एजम्पशन। दूसरा एजम्पशन जो है इसका क्या है, कि यूटिलिटी जो है वो ऑर्डिनल होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑर्डिनल होनी चाहिए मतलब कि रैंक होनी चाहिए, हम रैंक दे सकते हैं। तीसरा तीसरा जो है डिमिनिशिंग डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, गाइस मैंने आपको बताया ना कि आपने कोई बंडल को चूज किया दैट इज 15,20, और सपोज कि ये बंडल यहाँ पे कहीं पे लाइज कर रहा है, लेट सपोज यहाँ पे आपने इसको प्रीफर किया 15,20, और मैंने बोला कि इंडिफरेंस कर्व में जो है आप इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, सपोज यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि आपकी ये इनिशियल पॉइंट थी, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि y ज्यादा हो गया, x कम हो गया। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं इस बात की बात करूं, तो यहाँ पे क्या हो गया कि x कम हो गया, y क्या हो गया, ज्यादा हो गया, मतलब y यहाँ पे बहुत ज्यादा है। अगर मैं इस पॉइंट पे रहूं ना, तो मैं y को ज्यादा सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ x को पाने के लिए। ठीक है, ओके। जब मैं यहाँ पे रहूंगा, आप खुद सोचो ना कि आप जब यहाँ पे रहोगे तो आपके पास क्या, y तो बहुत कम है बल्कि x ज्यादा है, तो आपकी स्लोप क्या होगी, यहाँ पे कम हो गई। तो इसलिए जब आप लेफ्ट टू राइट जब आप आते हो ना, तो आपकी जो सब्स्टिट्यूट की जो पावर होती है ना वो घट जाती है। और सब्स्टिट्यूट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, कि आप जो है एडिशनली कितना सब्स्टिट्यूट कर पा रहे हो। तो यहाँ पे जो है घट रहा है ना, स्लोप क्या हो रहा है, घट रहा है ना। हाँ, तो यही है कॉन्सेप्ट यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको लिख भी दिया हूँ, कुछ नोट्स भी दिया हूँ। ठीक है, तीसरा क्या है कि डिमिनिशिंग एमआरएस। ठीक है, डिमिनिशिंग एमआरएस, एमआरएस क्या होता है, स्लोप ऑफ आइसिस। स्लोप ऑफ आइसिस क्या होता है, कि आप कितने रेट से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, कितने रेट से। यहाँ पे हम सबसे ज्यादा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्लोप ज्यादा है। धीरे 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 यहाँ पे जाते स्लोप घटती चली जाती है, और स्लोप जैसे ही घटेगी तो मेरी जो है एमआरएस भी घटती है। तो जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारी स्लोप घटती है, मतलब स्लोप क्या हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है, घट रहा है। तो यही है डिमिनिशिंग एमआरएस। ठीक है गाइस, और जब डिमिनिशिंग एमआरएस होगी तो तो जो मेरी आईसीज होगी ना, वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। ओके, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होती है। कॉन्वेक्स क्या होता है, कि कोई भी कर्व, सपोज कि दिस इज कर्व, और आप कोई भी दो पॉइंट को पकड़ो और यहाँ पे लाइन खींचो, अगर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन, इसको क्या बोलते हैं, कर्व। तो जब भी लाइन इज ग्रेटर देन कर्व, जब हम लोग मैथमेटिकल पार्ट में आएंगे ना, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, तो उसमें आपको डिटेल में सब सारी चीजें, कॉन्केव, कॉन्वेक्स, कुसाई कॉन्केव, कुसाई कॉन्वेक्स, आपको डिटेल में सब समझाया जाएगा। ठीक है, तो भी मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि कॉन्वेक्स क्यों होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है, तो जब भी लाइन लाइन इज ग्रेटर देन कर्व, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स। तो यहाँ पे है ना, कि आप यहाँ पे कोई भी पॉइंट को पकड़ो, उठाओ, तो लाइन इज ग्रेटर देन कर्व। ठीक है, और ये क्या है, कॉन्वेक्स कर्व है। ठीक है, ठीक है, तो यहीं से जब डिमिनिशिंग एमआरएस होगा तो मेरी स्लोप क्या होगी, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। डन। तो ये इसका तीसरी अजम्पशन थी इंटरफेरेंस कर्व की। चौथा अजम्पशन क्या था, चौथा एजम्पशन क्या था, कि टोटल यूटिलिटी जो है ना, टोटल यूटिलिटी डिपेंड रहेगा कि हम कितने क्वांटिटीज ऑफ गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं। सेम जो कार्डिनल का था वो सेम इसी का। ठीक है, कितना क्वांटिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं। और पांचवा गाइस इसका ये था ना,
कि कंज्यूमर को जो है ना कंसिस्टेंट रहना चाहिए, कि सपोज कि मैंने 15-20 ये बंडल को मैंने प्रीफर किया अभी, तो मैं इसको ऑलवेज कंसिस्टेंट रहूंगा, मैं इसी बंडल पे टिका हुआ रहूंगा, मैं बाद में इसको चेंज नहीं कर सकता हूँ, दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। ठीक है, तो इसका पांचवा जो एजम्पशन है दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट। और जब कंसिस्टेंट होगा तो यहीं से निकल के आती है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी गाइस आप खुद सोचो ना कि आप अगर दो बंडल के बीच में कंसिस्टेंट हो, सपोज एक्स और वाई, और मैं बोल रहा हूँ कि एक्स इज प्रीफर्ड ओवर द वाई, एंड एक कोई अनदर सिचुएशन है दैट इज वाई इज अनदर प्रीफर टू जेड, तो जब इसको मिलाओगे तो एक्स इज प्रीफर टू जेड ना, एक्स अभी भी जो है क्या है, प्रीफर्ड है ओवर द जेड, जेड में। ठीक है, तो जब कंसिस्टेंट होगा तो ट्रांजिटिविटी तो खुद ब खुद निकल के आती है। तो गाइस ये इसकी 5 एजम्पशन थी इंडिफरेंस कर्व की। पहला कि रैशनैलिटी होनी चाहिए। रैशनैलिटी का मतलब कि आपका मेन एम, मेन गोल क्या होनी चाहिए कि आप अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करो। किसके हेल्प से? इनकम और प्राइस के हेल्प से, जो कि हम लोग लेग्रांज के थ्रू करते हैं। इसको हम लोग करेंगे बाद में, जब हम लोग यूटिलिटी चैप्टर्स पे आएंगे डिटेल से हम लोग लेग्रांजियन कैसे यूज होगा। ठीक, काफी सारे न्यूमेरिकल्स है जो ISI DSC IIT के IIT जैम पे, तो उसमें हम लोग काफी सारे करेंगे। ठीक है, तो अभी जो बेस है अभी थियोरेटिकल पार्ट को भी हम लोग डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, तो रैशनैलिटी। दूसरा क्या होनी चाहिए कि ऑर्डिनल। ऑर्डिनल का मतलब कि रैंक, कि आप कोई भी दो गुड्स के बीच में उसको रैंक कर सको। तीसरा कि डिमिनिशिंग एमआरएस। डिमिनिशिंग एमआरएस का मतलब कि आपने कोई बंडल को चूज किया, सपोज दिस इज दिस, तो आपके जो सब्स्टिट्यूट का जो पावर है ना वो घटना चाहिए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मतलब वो डिमिनिश हो रही है, यहाँ पे मेरी स्लोप ज्यादा है, यहाँ पे थोड़ी सी कम है, उससे कम है, उससे कम है, उससे कम है, तो यहाँ पे स्लोप क्या हो रही है, घट रही है। ठीक है, स्लोप घट रही है मतलब कि मेरी जो डिमिनिशिंग एमआरएस हो रही है, और जब भी डिमिनिशिंग एमआरएस होगी तो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होगी। ठीक है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होगी। तीसरा, चौथा कि जो यूटिलिटी है वो डिपेंड करती है कि कितने क्वांटिटी ऑफ गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं। और पांचवा कि कंसिस्टेंट होनी चाहिए, और जब कंसिस्टेंट होगी तो ट्रांजिटिविटी भी होगी। ठीक है गाइज, अगर इस 5 एजम्पशन में आपको कहीं पे भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। इफ यू हैव एनी डाउट इन any of the 5 assumption then you can ask me. ओके, तो गाइज यहाँ पे एजम्पशन भी लिखा हुआ है, रैशनैलिटी, ऑर्डिनल होनी चाहिए, डिमिनिशिंग एमआरएस होनी चाहिए। ठीक है, और चौथा कि टोटल यूटिलिटी जो है वो डिपेंड करेगा आपकी क्वांटिटीज पे। और पांचवा क्या कि कंसिस्टेंट होनी चाहिए, कि अगर आप अभी ए बंडल को प्रीफर कर रहे हो बी को, तो अब बाद में ये ना बोलो कि नहीं हम बी को प्रीफर, नहीं, बी प्रीफर नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको काट दिया यहाँ पे, इसीलिए इसको ऐसे लिखा है, काट दिया कि आप बी को जो है प्रीफर नहीं कर सकते हो। ठीक है, और जब कंसिस्टेंसी होगी तो ट्रांजिटिविटी तो होगी ही होगी। ठीक है, ओके, तो ये इसकी एजम्पशन थी, किसकी? ऑर्डिनल अप्रोच की। तो हम लोगों ने गाइस क्या क्या समझा, इंडिफरेंस कर्व क्या है, उसकी एजम्पशन हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, आपने इंडिफरेंस कर्व के बारे में बताया कि हम जो है अपने प्रेफरेंस को रैंक कर सकते हैं, और जब उसी प्रेफरेंस को जब हम लोग एक एक्स और वाई एक्सिस पे ग्राफिकल वे से जब हम लोग उसके रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें एक कर्व मिलती है, दैट कर्व इज कॉल्ड आईसी। दैट कर्व इज कॉल्ड आईसी। ओके, दैट्स फाइन। और ये आईसी होने के लिए कुछ एजम्पशन होनी चाहिए, ये एजम्पशन भी हम लोगों ने पढ़ लिया। ओके, तीसरी बात कि ठीक है आपने तो थ्योरी दिया, बट अब हम जो है इस थ्योरी को इक्विलिब्रियम वे से कैसे यूज कर सकते हैं। अब इस थ्योरी का इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है, तो अब यहां से निकल के आता है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, सेम गाइस जैसे हम लोग कार्डिनल में किए थे, थियरी को पढ़े कार्डिनल क्या है, और उस कार्डिनल का एजम्पशन को पढ़े, फिर उसके
इक्विलिब्रियम पॉइंट को हम पढ़े कि अगर वो थ्योरी अगर कोई भी कंज्यूमर यूज करती है तो उसकी इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होनी चाहिए। वैसे ही ऑर्डिनल अप्रोच कि जब अगर कोई भी कंज्यूमर ऑर्डिनल अप्रोच को यूज करता है अपने प्रेफरेंस को सेटिस्फाइड करने के लिए, तो उसकी इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू इंडिफरेंस कर्व। और इस अगर मेरा सारी अजम्पशन सेटिस्फाइड हो तो मेरी इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगी, क्या होनी चाहिए। तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है ना आपको तीन चीजों से मिलके बनती है। पहला आईसी, दूसरा स्लोप ऑफ आईसी, तीसरा बजट लाइन की स्लोप। ठीक है, तो ये तीन चीज से मिलके जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट बनती है कंज्यूमर के। सो दीज आर द बेसिक टूल्स ऑफ दिस आईसी अप्रोच गाइस। ओके, तो देखते हैं इसके इक्विलिब्रियम पॉइंट को एनालाइज करते हैं। ओके, इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ द कंज्यूमर। तो गाइस मैंने आपको बताया कि जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है ना तीन चीजों से मिलके बनता है, दैट इज आईसी, दूसरा दूसरा आपका स्लोप ऑफ आईसी, और तीसरा बजट लाइन। ठीक है, ओके। तो इंडिफरेंस कर्व का मैं जब इक्विलिब्रियम पॉइंट को पढ़ूंगा तो सबसे पहले गाइस हम आईसी को देखते हैं कि आईसी तो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा कि आईसी क्या होता है। ओके, आईसी बेसिकली आपका जो है प्रीफ्रेंस को जब जब आप ग्राफिकल वे से दिखाते हो। ठीक है, और बहुत सारे बुक में ये डिफिनेशन भी होता है कि आईसी इज द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ पार्टिकुलर कॉम्बिनेशन बंडल। कॉम्बिनेशन बंडल, ठीक है, वही गाइस सेम चीज मैंने आपको जो एग्जांपल दिया ना कि आपने सपोज ये बंडल को चूज किया 1520 और आपका टोटल टोटल कितना है 35। तो अब आप इसको क्या कर रहे हो कि सब्सटीट्यूट कर रहे हो। ठीक है, बढ़ा रहे हो घटा रहे हो, तो ये सारे आप एक लोकस मिला ना आपको, ये सारा लोकस मिला आपको यहाँ से यहाँ तक। और आपकी यूटिलिटी क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है ना, क्योंकि टोटल तो सेम है 35 है, तो आपकी यूटिलिटी भी क्या है सेम। ओके, दैट्स फाइन। अब आईसीज ये बताते हैं कि ठीक है मैंने तो एक बंडल के हेल्प से मैंने अपने आईसी को मैंने ड्रॉ किया कि दिस इज IC1। ओके, IC1 सपोज कि अभी 35 था, अब मेरी टोटल जो है शिफ्ट होके सपोज 45 हो गया, तो अभी शिफ्ट हो जाएगा आगे की तरफ IC2। अभी 45 से सपोज लेट 55 हो गया, तो ये आगे की तरफ भाग जाएगा। ठीक है, ओके। तो हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द सेटिस्फैक्शन। ओके, हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द सेटिस्फैक्शन। और गाइस इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मोनोटोनिसिटी, मोनोटोन। मोर इज गुड, मोर इज गुड। ठीक है, मोर इज गुड। और गाइस मैंने आपको बताया कि जो ये मेरी इंडिफरेंस कर्व है और ये पॉइंट क्या है मेरी स्लोप है, उसी तरह से ये पॉइंट जब हम टेंजेंट खींचेंगे तो ये स्लोप है, और स्लोप आपको जो है रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट के बारे में बताती है। तो सपोज कि ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है। तो गाइज ये मेरी क्या है टेंजेंट ना, टेन थीटा, टेन थीटा। तो जब अगर मैं इसके स्लोप के बारे में बात करूं दैट इज dy बाई डी एक्स। डी वाई गाइज जब मैं इसी को अगर बढ़ाता हूँ सपोज दिस ना, ओके। सो बेसिकली टेन थीटा होता है ना, सपोज इट इज थीटा, तो दैट इज वाई बाय परपेंडिकुलर बाय बेस, सो दैट इज वाई बाय एक्स। और ये बहुत छोटा है टी, इसीलिए यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो इस पॉइंट में जो स्लोप है ना दैट इज डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। और स्लोप ही किसके इक्वल होता है, एम आर एस तो है, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं। ओके, कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एम आर एक्स। डन। ओके, तो ये कुछ थ्योरेटिकल पार्ट लिखा हुआ। ओके गाइस, इंडिफरेंस कर्व थ्योरी जिन्होंने दिया उन्होंने कहा कि जो एमआरएस है, एमआरएस तो सब्स्टिट्यूट के पावर्स को बताता है। यहाँ पे मोस्ट सब्स्टिट्यूबल पावर है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है। ठीक है, और दैट इज कॉल्ड एमआरएस। और एमआरएस इक्वल टू इन्होंने एक फॉर्मूला दिया दैट इज कॉल्ड MUX बाय MUY। इसका क्या मतलब है,
इसका मतलब ये है कि सपोज गाइस मैं इसको एक बार मिटा रहा हूँ, ठीक है, ओके, ओके, तो सपोज कि ये मेरी स्लोप है, इंडिफरेंस कर्व है, और ये मेरी स्लोप है, ओके, दैट इज स्लोप 1 एंड दैट इज स्लोप की गाइस सपोज कि मैं पॉइंट 1 पे हूँ, अब मैं पॉइंट 2 पे जाना चाहता हूँ और ये बहुत ही छोटा है, जस्ट एज्यूम कि बहुत ही छोटा है, ठीक है, बहुत ही स्मॉल चेंज है। तो इंडिफरेंस कर्व के अकॉर्डिंग कि जो मेरी एमआरएस होगी ना, एमआरएस क्या गई, सब्स्टिट्यूबल पावर, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ मैं जो शिफ्ट हुआ हूँ, मतलब कि मैं जो भी एडिशनल यूनिट लिया हूँ एक्स का, और मैं जो घटा हूँ वाई की, जो मेरी एडिशनल यूनिट घटी है, तो यहाँ से जो भी मेरी यूटिलिटी मिली है एडिशनली, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, और यहाँ से जो मेरी घटी है दैट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, वो इसके रेशियो के बराबर होगा, एम यू एक्स बाई एम यू वाई, एम यू एक्स बाई एम यू वाई, ठीक है। तो एम आर एस का मतलब हो गया, एम आर एस का मतलब हो गया कि एम यू एक्स बाई एम यू वाई, ठीक है। और गाइस यहाँ पे आप देखोगे बहुत जगह माइनस साइन भी होता है, माइनस बल्कि आपको स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, क्या अभी नेगेटिव है तो नेगेटिवली स्लोप, ठीक है, माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि एक्स बढ़ रहा है तो वाई घट रहा है ना, टू रिमेन दी सेम इंडिफरेंस कर्व, इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन इंडिकेशन होती है। तो एमआरएस जो है मार्जिनल रेशियो ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर होता है। सो दिस इज द इक्विलिब्रियम ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है, ओके। और जब इसी में, जब अगर हम लोग प्राइस, सपोज दिस इज बजट लाइन, जब हम प्राइस के साथ इंटरफियर करते हैं, प्राइस और बजट लाइन, सपोज दिस इज आईसी एंड दैट इज बजट लाइन, तो जहाँ पे टेंजेंट हुआ, और गाइस हम लोग जानते हैं कि बजट लाइन का स्लोप क्या होता है, P1 बाई P2, फर्स्ट लेक्चर, तो ये P1 बाई P2, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है, इक्विलिब्रियम पॉइंट हम ये बोल सकते हैं कि एम आर एस इक्वल टू एम यू एक्स बाय एम यू वाई इक्वल टू P1 बाय P2। So this is the equilibrium point according to indifference curve approach under the ordinal utility approach. Okay, guys, till here, if you have any doubt, you can ask me. Okay, if you have any doubt, okay. Any doubt, guys? Hmm? Shivam, any doubt till here? No, sir. Pritha, any doubt? No, sir. Okay. ओके, सो ये आपकी इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है, ये आपकी इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ओके, ओके। सो और गाइज यहाँ पे मैंने थ्योरेटिकल पार्ट लिखा है, ओके, यहाँ पे मैंने थ्योरेटिकल पार्ट लिखा है, वही चीज मैंने जो बताया आपको, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके। गाइज अब तो मैंने आईसी के बारे में पढ़ लिया, अब मैं उसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ता हूँ कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी को भी पढ़ना जो है ना गाइस, ये भी बहुत ये चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, ओके। ओके, मैंने जो आईसी बिल्ड किया, मैंने जो आईसी बिल्ड किया कि सपोज दिस इज योर आईसी, इसकी तो कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए अपनी,
तो सबसे पहला प्रॉपर्टी आपको ये बताता है कि आईसी का जो स्लोप होता है ना वो नेगेटिव होता है, नेगेटिव आईसी स्लोप, नेगेटिव आईसी स्लोप। पहला प्रॉपर्टी क्या है कि आईसी हैज अ नेगेटिव स्लोप। गाइस नेगेटिव स्लोप तो होगा ही होगा। आप सपोज कि आप यहाँ पे हो, ठीक है, यहाँ पे हो और आप यहाँ जाना चाहते हो, तो आपको x को बढ़ाना होगा, y को घटाना होगा ना। तो ये रिलेशन कैसा है, नेगेटिव ही तो है। सपोज आप यहाँ पे जाना चाहते हो, यहाँ से यहाँ, तो इसको कम करना पड़ेगा, इसको ज्यादा करना होगा ना, ठीक है, ओके। तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, नेगेटिव रिलेशन। सो स्लोप क्या है यहाँ पे, नेगेटिव स्लोप। सो आईसी हैज नेगेटिव स्लोप, पहली। दूसरी बात यह है कि higher the IC, higher the utility, same. Higher the IC, higher the utility. So, higher IC, higher utility. Okay? तीसरी बात कि IC do not intersect. IC जो है ना कभी भी दो इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता इंटरसेक्ट गाइस, क्योंकि ये IC1 है, ठीक है, ये IC1 है और ये IC2 है, ये IC2 है। तो गाइस अगर मैं ये दोनों को कंपेयर करूं तो ये इसकी जो है मैपिंग है ये तो आगे है ना, तो इसको ज़्यादा प्रिफरेंस होनी चाहिए। हायर द डिफरेंस कर, हायर द यूटिलिटी। तो जब मैं इस यहाँ तक जब मैं कंपेयर करूँ, ठीक है, हाँ, तो इसकी यूटिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए ना। तो अब और ये पॉइंट आपको बता रही है कि नहीं दोनों सेम है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, कॉन्ट्राडिक्ट है, ठीक है, ये तो कॉन्ट्राडिक्ट है, ओके। ओके ओके। सो IC do not intersect, do not intersect with each other। चौथा जो आपका है कि IC are convex to origin, convex to origin, ओके। ओके गाइस, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन क्यों होगा, मैं तो आपको बता ही दिया कि जैसे जैसे लाइक दिस, दिस इम्प्लाइज दैट कि जो मेरी आईसीज है ना, स्लोप ऑफ एन आईसी डिक्रीज एज वी मूव अलोंग द कर्व। ठीक है, इसकी स्लोप क्या हो रही है, घट रही है ना। और जब स्लोप घटती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो ये कौन सी शेप लेगी, कॉन्वेक्स शेप लेगी। और ये कॉन्वेक्स शेप कैसी है, डिक्रीजिंग है ना। लाइक ये शेप कैसी है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स क्यों, क्योंकि जब कोई भी दो पॉइंट को पकड़ो और यहाँ से एक लाइन को खींचो, तो लाइन इज ग्रेटर देन कर्व, सो दिस इज कॉन्वेक्स और दिस इज origin now, convex to origin, convex to origin, okay। So guys, these are the four property of IC curve, okay, these are the four property, okay। तो मैंने आपको यहाँ पे लिख भी दिया है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, second property, third property and fourth property। Guys read this, just once read it, ठीक है, just take a 1 minute and read this, okay। So these are the four properties of ICs। ओके गाइस, अच्छा बजट कंस्टेंट, और गाइस हम लोग तो जानते हैं ना बजट कंस्टेंट क्या होता है, सेम चीज, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर। सो एक्सपेंडिचर क्या है, P1 P2, दैट इज P1 X1 प्लस P2 X2 इज इक्वल टू M, इज इक्वल टू M। तो जब हम इसे बजट लाइन जब बनाते हैं, सपोज दिस इज X1, दिस इज X2, so when X2 0, X1 is what, M by P1,
m by p1. When x1 is 0, x2 is what? m by p2. तो जब ड्रॉ किए तो ये हमें क्या मिली? स्लोप मिली. ओके ओके, ये मुझे क्या मिली? ओके, और इसका गाइस स्लोप तो मैंने आपको बता ही दिया था, दैट इज p1 by p2. दिस इज द स्लोप ऑफ द बजट लाइन. ओके, और गाइस अकॉर्डिंग टू इंडिफरेंस कर्व की जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होती है वो क्या होती है? MRS इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y इक्वल टू p1 by p2. ठीक है, इसका मतलब ये वाला, ये मेरा इंडिफरेंस कर्व है और ये मेरी यूटिलिटी कर्व है. ठीक है, जहाँ पे टेंजेंट होती है. ओके कैसे क्यों टेंजेंट होती है, इसकी डेरिवेशन वगैरह हम लोग यूटिलिटी में करेंगे. ठीक है, सारा चीज़ वहाँ पे मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ. ये MRS कैसे ड्राइव होगा, कैसे dy बाई डी एक्स इक्वल टू डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई कैसे आएगा, वो सारा हम लोग यूटिलिटी चैप्टर्स में करेंगे. ओके, अभी जस्ट आपको एग्जिस्ट है, आपकी एक थ्योरी पार्ट है अभी. तो अभी इसीलिए जो है मैं यहाँ पे कोई मैथमेटिकल पार्ट अभी लेके नहीं आ रहा हूँ. ओके, सो दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट अंडर द इंडिफरेंस कर्व. और इसका मतलब हो गया ये आपका बजट लाइन, ये हो गया बजट लाइन, ये हो गया, और आपका कोई भी इंडिफरेंस कर्व ये टेंजेंट होनी चाहिए, टेंजेंट होनी चाहिए टू दैट. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस. ओके, वही चीज गाइस मैं यहाँ पे लिखा हूँ. दिस इज थीटा ना, tan theta perpendicular by base, then this is what? Y by py. So y by py divided by y by px. So again y cancel, so px by py no. So slope is px by py. Okay, okay, ओके. सो गाइस अब मैं डेरिवेशन करता हूँ. मैं आपको थ्योरी पार्ट समझा दिया कि अकॉर्डिंग टू इंडिफरेंस कर्व का जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है वो क्या होता है कि MRS इक्वल टू MUX बाय MUY इक्वल टू P1 बाय P2. और इसका मतलब क्या होता है कि जो मेरी बजट लाइन और IC है वो टेंजेंट होगा. ठीक है, वो टेंजेंसी को फॉलो करेगी. ओके, पहली बात. ओके, अब गाइस मैं इसको ड्राइव करने की कोशिश करता हूँ कि अभी ड्राइव जो है कैसे होती है, व्हाट आर दी कंडीशंस. ओके, व्हाट आर दी कंडीशन. सेम चीज गाइस मैं आपको जो चीज बताया ना वही चीज यहाँ पे है. ठीक है, तो जब भी अगर हम ड्राइव करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, तो पहला पॉइंट क्या होनी चाहिए? हाँ, ओके, तो पहला पॉइंट क्या होना चाहिए कि आपकी जो MRS है ना, MRS ऑफ XY इक्वल टू MUX बाय MUY इक्वल टू PX by PY. Guys, this is a necessary condition. ये necessary condition है for the equilibrium point under the indifference curve approach. ठीक है, under the indifference curve approach, but this is not a sufficient. और यही क्वेश्चन आपके UGC नेट जो कि JRF में था. ठीक है, कि is this necessary or sufficient. तो ये necessary है बल्कि sufficient नहीं है. sufficient और क्या होनी चाहिए? पहली बात तो ये है. दूसरी बात जो है ना कि ऐसे को जो है कॉन्वेक्स होनी चाहिए, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होनी चाहिए. ओके, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होनी चाहिए. आईसी को कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होनी चाहिए, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होना चाहिए. और ये दिस कंडीशन इज फुलफिल्ड बाय डिमिनिशिंग MRS के थ्रू ये फुलफिल्ड होता है गाइस. ये वाला पॉइंट, ये मेरा आईसी है और यहाँ पे मेरा क्या स्लोप घट रहा है ना, ये वाला पॉइंट यहाँ से घट रही है स्लोप. और स्लोप का मतलब क्या है? MRS. तो MRS मेरी घट रही है और जब MRS घटती है तभी ये मेरा शेप लेता है. ये शेप कौन सी है? कॉन्वेक्स शेप है. तो IC कॉन्वेक्स होगी विद द हेल्प ऑफ
diminishing MRS, okay, which states that the slope of IC decrease from left to right, from left to right, okay, from left to right. So these are the two condition to satisfy the equilibrium point. ये तो necessary condition है, ये तो होना ही चाहिए, but ये sufficient नहीं है. Sufficient ये भी होनी चाहिए. ICs convex होनी चाहिए और diminishing MRS होनी चाहिए. Okay guys, read, write in your own language please. आप कहीं पे भी एक नोट से अपने लैंग्वेज पे लिखो इस चीजों को. गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. ये चीज अगर आपको क्लियर हो गया ना, तो फिर आप कोई भी थियोरेटिकल एस्पेक्ट, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स, इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस है तो आप इसको इजीली कर सकते हो. ठीक है. तो जब भी हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू इंडिफरेंस कर्व हमें तो ये फॉर्मूला देती है कि हमारा इक्वल टू MUX बाय MUY इक्वल टू PX बाय PY. बट क्या ये नेसेसरी है कि ओके दिस इज, अगर ये हुआ तो ओके ये ऑलवेज टेंडेंसी को फॉलो होगा? नहीं, ये नेसेसरी है बट सफिशिएंट नहीं है. ये भी होनी चाहिए, आईसीज को कॉन्वेक्स होनी चाहिए और डिमिनिशिंग माइनस होनी चाहिए जब हम लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव करें. और कॉन्वेक्स तो मैं आपको चेक करने के लिए बता दिया, कोई भी कर्व का कोई पॉइंट को उठाओ, दो पॉइंट को लाइन खींचो और लाइन जब ग्रेटर देन कर्व होगी तो हम उसे कॉन्वेक्स बोलेंगे. So guys, these are the 2 points. These are the very 2 important points to derivation about the consumer equilibrium point. Okay. Okay. So this is the necessary but not a sufficient condition for equilibrium. Second condition satisfied होने के लिए, sufficient होने के लिए आपको इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होना चाहिए. और दिस कंडीशन इज फुलफिल्ड, यहाँ पे नहीं है. ओके, सेम चीज मैं आपको जो बताया वही चीज है. ओके. डन. ओके. ओके गाइस, वही चीज जब हम इसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू दिखाते हैं ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू कोई भी आईसी को, और ये मेरी बजट लाइन को, तो बजट लाइन और आईसी यहाँ पे क्या है? टेंजेंसी है ना. टेंजेंसी है ना, टेंजेंसी है ना मेरा यहाँ पे ऐसे. और जब टेंजेंसी होगी तभी ये सेटिस्फाइड होगा. MUX MUY इक्वल टू P1 बाई P2. गाइस ये मेरी बजट लाइन है और इस पॉइंट पे ये जो है मेरी MRS का भी स्लोप है. ठीक है, MRS का भी स्लोप और बजट लाइन का भी स्लोप एट अ सेम पॉइंट, तो दोनों बराबरी ही तो होगा. और MRS क्या होता है? MUX बाय MUY, और दैट इज इक्वल टू P1 बाय P2. ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आप इसको दिखा सकते हो ऐसे. So this is the first order conditions to denote graphically by the point of tangency. Second order condition is implied by the convex shape of this IC. ठीक है, कि आपको शेप पता होनी चाहिए. क्या इस चीजों को रिलेट कर पा रहे हो? हाँ, ये तो मेरी टेंजेंसी पॉइंट है कि ठीक है मेरे पास बजट लाइन है और मेरे पास अपनी यूटिलिटी फंक्शन है, तो मैं अपने यूटिलिटी और अपने आईसी को मैंने एडजस्ट किया और अपने टेंजेंसी पॉइंट पे लेके आया. और जब टेंजेंसी पॉइंट पे लेके आऊंगा तो ये मुझे एक मैक्सिमम, और यही मेरी इक्विलिब्रियम पॉइंट होगी. इक्विलिब्रियम पॉइंट होगी, दैट इज फर्स्ट. लेकिन सेकंड भी, ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन हुआ. सेकंड ऑर्डर कंडीशन को सेटिस्फाइड करने के लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपका जो आईसी है ना वो कॉन्वेक्स होनी चाहिए. सो शेप ऑफ आईसी जो है should be convex. Shape of IC should be convex. Should be convex. Okay. Convex होनी होगी. ठीक है, तब जाके जो है कंज्यूमर मैक्सिमाइज हिज यूटिलिटी बाय बाइंग X star Y star of any two bundles. Okay.
ओके 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 okay, so these are the graphical representation of the equilibrium point. okay guys, तो आपको चीजों को कनेक्शंस बना के पढ़ना होगा. ओके 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 सो और गाइज मैं यहाँ पे आपको ये भी दे दिया हूँ. ओके सो जब आईसीज और बजट लाइन जब एक पॉइंट पे हुआ दैट इज कॉल्ड टेंजेंसी पॉइंट. हाँ दैट इज दिस पॉइंट ना एम यू एक्स बाय एम यू वाई इक्वल टू ओके इक्वल टू P1 by P2 इक्वल टू P1 by P2 सेम चीज. और यहीं से जो है आपका एक्स स्टार और वाई स्टार निकल के आता है. सो दिस इज एक्स स्टार, दिस इज वाई स्टार. ठीक है ओके 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 सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है. ओके गाइस, यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बोल सकते हो किसी भी पॉइंट पे. मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू इंडिफरेंस कर्व ने ये बताया कि ठीक है आप अपने कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम पॉइंट को तभी बता सकते हो जब आपके पास दो चीज होनी चाहिए. पहला कि आपके पास यूटिलिटी फंक्शंस होनी चाहिए और दूसरा कि आपके पास बजट लाइन होनी चाहिए. और जब आपके पास यूटिलिटी होगा तो आप यहाँ स्लोप ऑफ यहाँ से जो है आप इसके इंडिफरेंस कर्व के स्लोप को निकाल सकते हो. फिर आप अपने इसके बजट लाइन के स्लोप को निकाल सकते हो. फिर देन जो है हम लोग ये वाले कंडीशन पे पुट करेंगे इक्वल टू P1 by P2. तो यहाँ से हमको जो है एक वैल्यू मिलेगी एक्स स्टार और वाई स्टार का. ये मेरी इक्विलिब्रियम पॉइंट होगी. ये मेरी इक्विलिब्रियम पॉइंट होगी. पहली बात. दूसरी बात ये कि इस पॉइंट को ये तो ठीक है कि ये तो हम डायरेक्ट निकाल लिए बट ये ऑलवेज हम नहीं लगा सकते कि ठीक है हम डायरेक्ट जो है मेरे पास कोई भी यूटिलिटी फंक्शन दिया हुआ है हम डायरेक्ट एम यू एक्स बाई एम यू इक्वल टू P1 नहीं. ये मेरी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है. फॉर सेकेंड ऑर्डर कंडीशन हमें प्रूव करना पड़ेगा कि जो मेरा कर्व है यूटिलिटी कर्व है ये कॉन्वेक्स होनी चाहिए. ये कॉन्वेक्स होनी चाहिए. ओके ये कॉन्वेक्स होनी चाहिए. तो आपको प्रूव करना पड़ेगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के थ्रू कि ये कॉन्वेक्स है. So these are the 2 points for the equilibrium level. Okay. Shivam, any doubt? नो सर. तो आप अपने नोट्स में ये सारे चीज एक थोड़ा सा नोट्स आप बनाओ. जो मेन पॉइंट है ना गाइस आप अपने लैंग्वेज पे लिखो. अपने लैंग्वेज को जो चीज आप समझे उसी पॉइंट को लैंग्वेज में लिखो. और जो भी चीज आप नहीं समझ पाए तो आप मुझे उस चीज को
बताए कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आया, ठीक है, तो फिर मैं उस चीज़ को आपको समझाऊंगा। ये चीज़ गाइस क्लियर होनी चाहिए, पूरी माइंड मैप आपका बना हुआ होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई पूछे कि दिस इज द नेसेसरी पॉइंट, या दिस इज नेसेसरी बट नॉट अ सफिशिएंट। सफिशिएंट होने के लिए हमें सेकंड डेरिवेटिव का हेल्प लेना पड़ता है, और हम इस सेकंड डेरिवेटिव के हेल्प से अपने आईसी को कॉन्वेक्स शेप को दिखाते हैं। और जब कॉन्वेक्स शेप होती है, जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो उसकी एमआरएस घटती है, और यहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आती है डिमिनिशिंग है एमआरएस। ओके, ओके गाइस, ओके। अब हम लोग स्पेसिफिकली जो है कुछ यूटिलिटी फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पिछले पार्ट में हम लोगों ने इतना देखा कि अगर आपके पास कोई यूटिलिटी फंक्शन दिया हुआ है, तो आप उसके एमआरएस, आप उसके स्लोप निकालो। स्लोप कैसे निकालोगे? एम यू एक्स बाय एम यू वाई, और फिर आप उसके बजट लाइन के जो पी वन बाई पी टू से इक्वल कर दो, तो आपको वहां से जो है एक इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल जाएगी, आपको वहां से एक इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल जाएगी। ओके, अब हम उसी यूटिलिटी फंक्शन गाइस, अब आपके पास बहुत सारे काइंड ऑफ यूटिलिटी फंक्शन हो सकता है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहला जो यूटिलिटी फंक्शन होती है उसे हम लोग बोलते हैं कॉपडेगलस। ओके, कॉपडेगलस यूटिलिटी फंक्शन जो है ना, ओके, कॉपडेगलस यूटिलिटी फंक्शन जो है ना, वो लाइक ऐसे होती है। उसकी जनरल इक्वेशन एक्स पे पावर अल्फा, वाई पे पावर बीटा, वाई पे पावर बीटा। Okay, this is the standard notation. Okay, okay, this is the standard notation. Standard notation. Let's suppose कि अल्फा और बीटा का वैल्यू 0.5 है, हाफ हाफ है, ठीक है, हाफ हाफ है। तो जब ऐड करेंगे हाफ लाइक, ओके, ओके, so like utility of xy equal to x पे पावर 0.5, y पे पावर 0.5। आप कुछ भी गाइस वैल्यूज को ले सकते हो, ठीक है, कुछ भी, एनी वैल्यूज, जरूरी नहीं कि 0.5 0.5 ले सकते हो। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है? मान लो कि अगर आपके पास यूटिलिटी फंक्शन कुछ इस टाइप से दिया हुआ है, ठीक है, अल्फा और बीटा का वैल्यू लेट सपोज 1 1, ठीक है। तो इसका मतलब ये रहा कि सपोज आपने डिसाइड किया कि मैं मार्केट जा रहा हूँ, और आपने मार्केट जाने से पहले ही आपने फिक्स कर लिया कि मुझे जो है ना 20 यूटिलिटी मुझे एनी हाउ कंज्यूम करना है जब मैं मार्केट जाऊंगा। सपोज आप कुरकुरे के पैकेट्स खरीद रहे हो, और आपने पहले ही एज्यूम कर लिया कि मुझे 20 यूनिट जो है यूटिलिटी मिलनी चाहिए अगर मैं 2 बंडल को कंज्यूम करता हूँ, एक कुरकुरे के पैकेट्स और एक सपोज लेस के। तो सपोज मैंने इसके 4 बंडल लिया, इसकी 5 बंडल लिया, ठीक है। सो 4 into 5 ये क्या देगा? 20। उसी तरह से आप इसको 5 into 4, ठीक है, 5 into 4, उसी तरह से 1 into 1/20, सॉरी, नॉट लाइक दिस, ठीक है, मतलब आपका टोटल ओवरऑल 20 होनी चाहिए। तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, लाइक 40 into 1/2, ठीक है। तो आपका कॉम्बिनेशन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, बट यूटिलिटी आपका फिक्स है, यूटिलिटी आपका फिक्स है, ठीक है। सो दिस इज कॉपडेगलस, ठीक है। इसी को हम लोग गाइस बोलते हैं कॉपडेगलस काइंड ऑफ यूटिलिटी फंक्शंस, ठीक है।
जब हम लोग यूटिलिटी वाले चैप्टर पे जाएंगे तो हम लोग वहाँ से डिटेल करेंगे। बस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक यूटिलिटी फंक्शन आपको इस टाइप का भी दिखेगा। सो जब भी इस टाइप की यूटिलिटी फंक्शन दिखेगा तो उसको समझ लेना है कि कॉपरेगुलर्स है, ठीक है। सीडी काइंड ऑफ प्रोडक्शन फंक्शंस। और सीडी प्रोडक्शन काइंड ऑफ फंक्शन में क्या होता है कि आपकी यूटिलिटी पहले ही कांस्टेंट की जाती है कि आपका 20 यूटिलिटी सपोज आपको फिक्स्ड है 20 यूटिलिटी आपका फिक्स्ड है। सपोज आप यहाँ पे 5x4 हो, ओके, सपोज यहाँ पे 4 5 हो, या पे कुछ भी, ठीक है। और आपका यूटिलिटी क्या है, कांस्टेंट है, बल्कि आप बंडल की जो रेशियो है आप उसे चेंज कर रहे हो, ओके ओके। So this is Cobb-Douglas kind of functions. Okay, guys, एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जब भी आप Cobb-Douglas काइंड ऑफ फंक्शंस देखें, Cobb-Douglas काइंड ऑफ फंक्शंस जो कि उसके जनरल फॉर्मेट मैंने आपको ये बताया, x पे पावर अल्फा और y पे पावर बीटा, ओके। तो यहाँ पे मैंने 1 1 जनरली ले रहा हूँ, ओके ओके, दैट फाइन। और लेट सपोज यहाँ पे अल्फा बीटा भी आप लिख सकते हो, ओके ओके। एक चीज याद रखना, जब भी आप इंक्रीजिंग ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हो कॉब-डिगलस फंक्शन पे, ध्यान से सुनना, जब भी आप कोई इंक्रीजिंग फंक्शन लगाते हो कॉब-डिगलस फंक्शंस पे, तो उसकी जो एमआरएस है ना वो सेम रहती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है गाइस, आपको ये यूटिलिटी फंक्शन दे रखी है, ओके दैट्स फाइन। अब यहाँ पे मैं लेट सपोज कि मैं अल्फा बीटा को हटा देता हूँ, आप उसको ले भी सकते हो नहीं भी ले सकते हो, ठीक है। तो मैं ओके, अब मैं आपको अगर पूछूं कि इसका स्लोप निकालूं, स्लोप क्या होता है एमआरएस, और एमआरएस क्या होता है एम यू एक्स बाय एम यू वाई, और एम यू एक्स क्या होता है डेल यू बाय डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल यू बाय डेल वाई, पार्शियल डेरिवेटिव गाइस, पार्शियल डेरिवेटिव, ओके, पार्शियल डेरिवेटिव, ओके। ये क्या है u इक्वल टू एक्स वाई, तो डेल यू बाय डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट पे मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, तो y मेरे लिए एज अ कांस्टेंट रहेगी, ओके। x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है x के रिस्पेक्ट पे 1, तो यहाँ पे क्या निकलेगा y डिवाइडेड बाय सेम। उसी तरह से जब हम लोग इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, u इक्वल टू एक्स वाई है, तो डेल यू बाय डेल वाई, मैं y के रिस्पेक्ट पे डेरिवेटिव कर रहा हूँ, तो x मेरे लिए क्या रहता है कांस्टेंट रहता है, यही तो पार्शियल डेरिवेटिव की एक प्रॉपर्टी होती है, x कांस्टेंट और y के साथ डेरिवेटिव क्या होती है 1, ये 1, सो दैट इज x, तो यहाँ पे y बाय एक्स आया, ठीक है ओके। तो गाइस, अगर कॉब-डगलस फंक्शन u इक्वल टू एक्स वाई है, तो आपका जो एमआरएस है, एमआरएस क्या निकला y बाय एक्स, ठीक है, एमआरएस क्या निकला y बाय एक्स, ओके। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी यूटिलिटी फंक्शन जो कि आपका एक्स वाई था, मैंने एमआरएस निकाला इसका और स्लोप कितनी आई y बाय एक्स। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि कोई भी इंक्रीजिंग ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूँ, कोई भी एक ऐसा फंक्शन जो कि इंक्रीजिंग हो, जैसे लॉग, लॉग क्या है इंक्रीजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है, तो मैं अब इस पर लॉग लगा रहा हूँ, ठीक है, लॉग, ओके। तो मैं अब इसको लॉग में ट्रांसफर कर रहा हूँ, सो यूटिलिटी ऑफ लॉग ऑफ एक्स वाई, ठीक है गाइस। आप कोई भी इंक्रीजिंग ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हो, कोई भी, ठीक है। लॉग गाइस, लॉग ए बी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी होता है ना, लॉग का प्रॉपर्टी, तो u इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, लॉग ए इंटू बी दैट इज लॉग ए प्लस लॉग बी, ओके गाइस। अब मैं इसकी एमआरएस निकालता हूँ, एमआरएस मैं आपको क्या बताया डेल यू बाय डेल एक्स, ओके, डेल यू बाय डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल यू बाय डेल वाई, ओके गाइस। डेल यू बाय डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट पे इसको डिफ्रेंशिएट करो 1 बाय एक्स, और यहाँ पे तो x है नहीं तो ये कांस्टेंट होगा, डिवाइडेड बाय डेल यू बाय डेल वाई,
y के रिस्पेक्ट पे इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/y, y/x। स्लोप गाइस सेम है ना, ये वाला स्लोप यहाँ पे भी y/x, स्लोप क्या है, सेम है। तो इसका मतलब ये है कि आप कोई भी जब इंक्रीजिंग ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हो कॉप्डेगलस फंक्शन पे तो उसकी एमआरएस चेंज नहीं होती है। ओके, तो मेरा एमआरएस क्या है, यहाँ पे प्रिजर्व है। एमआरएस क्या है, मेरा प्रिजर्व है। ओके, तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी होती है गाइस। ओके गाइस, अभी मैं आपको कॉप्डेगलस का एक जस्ट इसके एक जनरल फॉर्मेट बता रहा हूँ। जब यूटिलिटी चैप्टर आएगी तो मैं उसे डिटेल में बताऊंगा कि कॉप्डेगलस क्या होती है, सारी चीज मैं वहाँ पे यूटिलिटी वाले चैप्टर्स में बताऊंगा। मैं आपको जस्ट एक अभी जो है जस्ट एक फ्रेम दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, 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 डन। और मैंने अपने अपने नोट्स भी दिया है। आपके पास ये यूटिलिटी फंक्शन है, इसका आप स्लोप निकालो, आप उसको लॉग में ट्रांसफर करो, इसका स्लोप निकालो, तो देखोगे कि दोनों का स्लोप जो है आपका सेम आएगा, दोनों का स्लोप सेम आएगा, ठीक है। लेकिन इंक्रीजिंग ट्रांसफॉर्मेशन का, इस इंक्रीजिंग ट्रांसफॉर्मेशन याद रखना, ये नहीं आपको डिक्रीजिंग ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगा सकते हो, ठीक है। इंक्रीजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। ओके, सो आप कोई भी इंक्रीजिंग ट्रांसफॉर्मेशन कॉप्डेगलस पे लगा सकते हो तो उसकी जो एमआरएस है वो चेंज नहीं होती है। ये चीज़ आप कोई नोट पॉइंट पे लिख लो। कोई भी इंक्रीजिंग फंक्शन आप लगाओ, जैसे आप स्क्वायर, गाइस इसी का आप स्क्वायर भी कर सकते हो, करो, फिर भी चेंज सेम रहेगा। जैसे कि आप अगर इसको स्क्वायर अगर कर दोगे, u इक्वल टू क्या था, एक्स वाई था, अब मैं इसको स्क्वायर कर देता हूँ, नहीं जी तो पॉजिटिव होता है ना, स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है और इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बन गया। निकालो गाइस एम आर एस इसका, डेल यू बाय डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल यू बाय डेल वाई। तो डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल एक्स, ओके, डेल यू बाय डेल एक्स, तो यहाँ पे क्या होगा, 2x, वाई स्क्वायर रिमेन एज कॉन्स्टेंट। Similarly here del u by del y, so that is 2y x square, 2 2 cancel, 1y cancel, x 1 x is cancel, okay, so remain y by x तो बचा रहा ना, ठीक है। तो कोई भी आप इंक्रीजिंग ट्रांसफॉर्मेशंस के थ्रू लगा सकते हो जिसकी स्लोप जो है चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो आपकी ऑर्डर क्या है, प्रिजर्व है अंडर द कॉप्डेगलस यूटिलिटी। गाइस इस पे काफी क्वेश्चंस पूछा गया है आईएसआई में, सेम इसी चीज पे, ठीक है। जब हम लोग प्रेफरेंस का जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ना तो उसमें काफी सारे क्वेश्चंस है आईएसआई के, इवन की डीएससी का, इवन की आपके आईआईटी का, सेम टॉपिक्स पे है, ठीक है। डन, ओके, मूव टू द सेकंड काइंड ऑफ यूटिलिटी फंक्शंस, ठीक है। तो ये कुछ थ्योरी पार्ट है, पढ़ लेना, ठीक है। तो इसका 4 5 टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन है, आप देख लेना एक बार, रूट के थ्रू क्या है, एक बार स्क्वायर क्यूब वगैरह कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, इंक्रीजिंग ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाने के लिए, ओके गाइस। दूसरा यूटिलिटी जो है ना आपको परफेक्ट सब्स्टिट्यूट दिखता है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट काइंड ऑफ यूटिलिटी फंक्शंस। ये कैसी होती है, ये आपको कुछ इस टाइप का दिखेगा, प्लस साइन रहता है, दो गुड है सपोज एक्स और वाई, ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई,
ठीक है। इस काइंड ऑफ यूटिलिटी फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। ओके, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गाइस ये लीनियर है ना। अगर मैं इसके स्लोप के बारे में आपको बताऊं कि व्हाट इज स्लोप, तो स्लोप क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई। सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, ए बाय बी। तो गाइस जब मैं इसको अगर ड्रॉ करूंगा किसी लाइन पे, सपोज यूटिलिटी और यूटिलिटी लेट सपोज सम वैल्यू, तो जब मैं इसको ड्रॉ करूंगा दिस पॉइंट पे, ये आपका बनेगा लेट सपोज दिस यूटिलिटी इज 4। तो जब x और y, तो जब x 0 है, जब x 0 होगा तो y क्या होगा, y क्या होगा 4/b ना। सो दैट इज 4/b। उसी तरह से ये 4/a होगा। ठीक है, 4/a होगा। तो मैं जब इसका अगर स्लोप आपको बोलूँ कि व्हाट इज अ स्लोप, दैट इज tan थीटा। tan theta is what, perpendicular by base, perpendicular is what, 4/b divided by base 4/a, 4 cancel, a/b। ठीक है, तो स्लोप क्या निकला, a/b। तो चाहे आप इस वे से बोलो या फिर इस वे से बोलो। ओके, पहली बात। दूसरी बात कि ये आईसी लाइन क्या है, मेरे स्ट्रेट लाइन है। तो इसकी पहला जो प्रॉपर्टी होती है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का, कि मेरी आईसी जो है ना वो स्ट्रेट लाइन होगी, आईसी स्ट्रेट लाइन होगी। दूसरा कि गाइस इसका जो एमआरएस होता है ना, एमआरएस जैसे मैं सपोज कि ये बंडल पे अभी मैं 15,20 पे हूँ लेट सपोज। अब मैं इस पॉइंट पे कंज्यूम होना चाहता हूँ, कंज्यूम करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्या x मेरी घटेगी, y बढ़ेगी। लेट सपोज यहाँ पे 10 और 25, 10-25। ठीक है, ओके। तो यहाँ से 5 से क्या हो गया, मेरा कम हो गया, 5 से कम हुआ और यहाँ पे 5 से बढ़ा और यहाँ से 5 से कम हुआ। ठीक है, ओके। तो पूरे इंटायर में अब मैं ऐसे ही चलूंगा, जैसे मैं इस पॉइंट पे आ गया, शिफ्ट हो गया। फिर मैं अब यहाँ से जब भी नेक्स्ट पॉइंट पे जाऊंगा ना, जब भी नेक्स्ट पॉइंट पे जाऊंगा, तो मुझे अब 5 से घटाना होगा फिर बढ़ाना होगा, घटाना होगा फिर बढ़ाना होगा। तो मेरी जो एमआरएस है ना अब वो कांस्टेंट हो गई, एमआरएस इज कांस्टेंट। ओके, प्लीज गाइस इसका प्रॉपर्टी होता है कि एमआरएस कांस्टेंट होती है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का। ओके, तो यहीं से निकल के आती है कैसे, इसका स्लोप कांस्टेंट है ना। स्लोप तो एक फिक्स नंबर है a/b, बट जो कॉपडेटलस का था ना उसका स्लोप क्या था, उसका स्लोप y/x था। ये बंडल पे डिपेंड कर रहा था, बंडल पे डिपेंड कर रहा था, बट ये एक फिक्स नंबर है, एक फिक्स नंबर है। सपोज a और b की वैल्यू अगर 1 1 होती तो इसकी स्लोप क्या होती, 1/1 1 1 होती। तो मतलब क्या 1 1 इसको सब्स्टिट्यूट कर पाते, जैसे यहाँ पे 15-20 इस पॉइंट पे आते तो 16-21 17-22, ठीक है, 18-23 एंड लाइक दिस। ओके, तो इस टाइप का होता। ओके, तो एमआरएस क्या होता है, यहाँ पे कांस्टेंट होती है। तीसरा पॉइंट, ओके, एंड वही चीज कि द कंज्यूमर इज विलिंग टू ट्रेड B unit of good 1 for unit of good 2, then MRS is A/B। Guys, MRS का मतलब बस इतना ही होता है कि वो कितना से सब्स्टिट्यूट कर रहा है। MRS का कोई अलग मीनिंग लगाना ही मत। MRS का मतलब कि वो कितने से सब्स्टिट्यूट कर रहा है। सपोज यहाँ पे पॉइंट था तो मैं यहाँ पे 10-20 पे आ गया, तो मैंने यहाँ पे 5 से क्या किया, कम किया ना, x को कम किया और 5 से मैंने इसको ज्यादा किया। ठीक है, और आपके पास कोई भी यूटिलिटी फंक्शंस जो कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का हो, लाइक 2x + 3y, गाइस प्लस साइन है ना, तो ये मेरी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। अब इसकी स्लोप क्या हो गई, 2/3। ठीक है, तो मतलब कि मैं 2/3 रेशियो से इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। ओके, जैसे था ना कि यहाँ पे 1 1, तो मैं 1 1 से इसको सब्स्टिट्यूट कर रहा था। 1 अगर इधर बढ़ाएंगे x को तो y को 1 से घटना होगा।
उसी तरह से 2/3, 4/3, कुछ भी, एनीथिंग, ठीक है। हाँ, बट एमआरएस कांस्टेंट है, ये चीज याद रखना। और कॉफ डिटेल्स का वो डिपेंड करता था बंडल पे, ओके। तो ये चीज गाइस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ओके। तो आपको मैंने यहाँ पे नोट्स भी दिया है कि फॉर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का इंडिफरेंस कर्व और स्ट्रेट लाइन, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि जो एमआरएस है वो कांस्टेंट है, ओके। और एमआरएस का डेफिनेशन यहाँ पे दे रखा है, वही चीज जो मैं आपको बताया, और इसका जनरल फॉर्मेट होता है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का, ओके। गाइस, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट क्या है, कैसे ड्राइव होती है, ये मैं सारे यूटिलिटी चैप्टर्स पे बात करूंगा। मैं बार बार इस टॉपिक्स को बोल रहा हूँ कि मैं सारा चीज़ें जब यूटिलिटी चैप्टर स्टार्ट होगी तब मैं वहाँ बात करूँगा। बट यहाँ पे एमआरएस की कॉन्सेप्ट आई जब हम लोगों ने प्रेफरेंस किया, तो मैं जस्ट इसके एमआरएस से मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके एमआरएस क्या होगी। जैसे कॉपडेड लिस्ट की एमआरएस क्या होगी, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट की एमआरएस क्या होगी। तो जब आप भी इस टाइप की यूटिलिटी फंक्शंस को आप दिखोगे तो आप एमआरएस फटाफट से निकाल लोगे। और एमआरएस क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, दैट इज a बाय b। बट ये नंबर है ना, ये तो नंबर ऑलवेज फिक्स्ड होता है और ये स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि पावर 1 1 है, लीनियर है, कुछ इस प्रकार का होगा। तो एमआरएस क्या होगा, कांस्टेंट ही तो होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ओके। डन, ओके गाइस। यहाँ तक कहीं पे भी डाउट किसी को, किसी भी पॉइंट पे, तो आप मुझे बोल सकते हो। किसी भी पॉइंट पे कहीं पे भी समझ में ना आया हो, शिवम, एनी डाउट टिल हियर? नो सर। ठीक है। तो मैंने जो जो भी पॉइंट बताया उसको इम्पोर्टेंट पॉइंट पे लिखना, अपने लैंग्वेज पे लिखना। मैं तो नोट्स तो आपको दे ही दूंगा, बट आप अपने नोट्स जो भी आप समझे अपनी लैंग्वेज से लिखो, ठीक है, अपने लैंग्वेज से, ठीक है, ओके। सो आज यहीं तक, फिर हम लोग देन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में आपने थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोली? फोर्थ नहीं, बस इसका 3 ही था ना, इसका 3 क्या क्या था? नहीं, तीसरा ही। अब मतलब पहला आपने स्ट्रेट लाइन बताया, दूसरा कांस्टेंट एमआरएस कांस्टेंट बताया, थर्ड क्या बताया? थर्ड वही आपका जो जनरल फॉर्मेट है, यूटिलिटी इक्वल टू ax1 प्लस bx2। और जब मैं इसकी एमआरएस निकालूंगा तो क्या a बाई बी होगा। और a बाई बी को तो आप इंटरप्रेट करना सीख लिए हैं। a बाई बी का मतलब कि सब्स्टिट्यूटेबल पावर, कि कितना से हम सब्स्टिट्यूट कर पा रहे हैं। जैसे यहाँ पे ए और बी की वैल्यू 1 1 होगी, तो मतलब कि मैं 1 1 से इसको सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ कि 1 में जब एमआरएस की वैल्यू 1 आएगी, तो इसका क्या मतलब है कि मैं एक्स को एक, जब अगर इसको इधर बढ़ाऊंगा तो इधर एक घटाना होगा। अब जब एमआरएस की वैल्यू 2 आएगी तो इसका क्या मतलब है कि जब मैं 2 यूनिट ऑफ एक्स लूंगा, मतलब कि जब मैं एक्स 1 यूनिट ऑफ एक्स लूंगा तो मुझे 2 यूनिट ऑफ वाई को घटाना होगा। गाइस, एक चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, एक चीज आप याद रखना, ये चीज जैसे मैंने आपको इसका 3 प्रॉपर्टी बताया ना। पहला क्या था कि स्ट्रेट लाइन था, ठीक है। दूसरा क्या था कि एमआरएस कांस्टेंट था। तीसरा कि लेट सपोज कि अगर आप एमआरएस इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब क्या है कि आप 1 1 से आप इसको क्या कर रहे हो, सब्सटीट्यूट कर रहे हो 1 1 से, ओके। जब अगर एमआरएस 2 आ जाए, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब हम x, सपोज दिस इज x, दिस इज y, तो जब हम x के एक यूनिट लेंगे ना, तब हमको y का 2 यूनिट सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। उसी तरह से अगर एमआरएस 4 होता तो इसका क्या मतलब है कि अगर हम 1 यूनिट ऑफ x कंज्यूम करेंगे ना, तो हमको y को 4 यूनिट घटाना पड़ेगा, ओके गाइस। इसीलिए तभी तो ये होता है ना, मैं आपको बताया था ना, यहाँ पे मेरा स्लोप ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है, घटते घटते ये डिमिनिशिंग हो रहा है। तो यहाँ पे मेरा स्लोप ज़्यादा है, तो यहाँ पे मेरा y ज़्यादा है ना, y मेरा ज़्यादा है, यहाँ पे x कम है, ठीक है। उसी तरह से 4, तो सपोज यहाँ पे मेरी स्लोप 4 है, तो मैं एक यूनिट जब x लूंगा तो मैं 4 यूनिट y को मैं सेक्रीफाइस कर सकता हूँ।
उसी तरह से मेरी स्लोप यहाँ पे 3 है, तो मैं 1 यूनिट जब x लूंगा तो मैं 3 यूनिट ऑफ y को मैं सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग है। उसी तरह से अगर 1/4 रहा तो जस्ट इसका उल्टा। ठीक है, 1/4 कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, ओके। ओके गाइस, MRS इक्वल टू क्या होता है, dy/dx। ये y एक्सिस ना, ये x एक्सिस। तो जब भी MRS कुछ भी रहे, चाहे 2/1 रहे, 1/2 रहे, ये वाला होता है y का, ये वाला होता है x का। लिख लो कहीं पे, ऊपर वाला y का, नीचे वाला x का। तो जैसे 1/4 है, ठीक है, तो 1/4 गाइस, अगर मैं 1/4, तो 4 कहीं यहाँ पे आया होगा, 1/4 कहीं यहाँ पे आया होगा। तो अब मेरे पास x क्या हो गया, ज़्यादा हो गया ना। ठीक है, x क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, y मेरा क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो 1y को जब मैं लूँगा तो मैं x को 4 सेक्रीफाइस कर सकता हूँ। शिवम, डिड यू गॉट दिस पॉइंट? Yes. Paritha, did you got this point? Paritha, did you got this point? Yes, sir. Yes, sir. तो MRS जब भी रहे, ये चीज आप लिख लो, MRS जब भी रहे 2/1, MRS के भी हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे बाद में। ठीक है, तो MRS 2/1 रहे, तो ये 2 जो है ना, ये y का है, ये x का है। ठीक है, कुछ भी रहे, तो ये चीज आप समझ आना। ओके, सो गाइस, आज यहीं तक, फिर हम लोग देन परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ओके।